हेलो तपस्या। यार हम भी कनाडा आने की सोच रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा कंसल्टेंट की हेल्प लें या क्या करें, खुद ही प्रोसेस करें क्या एप्लीकेशन। और अगर खुद करना है तो क्या करना है, कैसे करना है। यार तू कुछ बता ना, तुमने कैसे किया था। अच्छा ऐसा कर, तू एक वीडियो ही बना दे, ठीक है। हाँ हाँ यार तू चिंता नहीं कर, मैं अभी एक वीडियो बनाती हूँ और शेयर करती हूँ, ठीक है। सो जा चल अब तू। ओके बाय बाय। तो जी बात है सन 2016 की। मैं और मेरे हस्बैंड अच्छी खासी जॉब कर रहे थे। मैं एसबीआई में जॉब कर रही थी और मेरे हस्बैंड गुड़गांव की एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे। एक दिन घर आकर कहने लगे कि तपस्या मैं सोच रहा हूँ कि कनाडा शिफ्ट कर जाते हैं। मैंने कहा है क्या बोला आपने, कनाडा शिफ्ट कर जाते हैं। कनाडा, वो 7 समंदर पार वाला कनाडा, वो नायग्रा फॉल वाला कनाडा, आप वहां शिफ्ट होने की बात कर रहे हो। तो कहने लगी हाँ वही कनाडा। अब आप सोचोगे या अब आप कहोगे कि तपस्या कनाडा के नाम पर तुम इतनी ज्यादा क्यों शौक हो, इतनी आश्चर्यचकित क्यों हो रखी हो। तो भैया देखिए, आपकी जो दोस्त है तपस्या वो है देहरादून की एक सीधी सादी सी भोली भाली सी मासूम सी लड़की है ना। तो तपस्या शादी के बाद देहरादून से दिल्ली ट्रांसफर हो गई, दिल्ली आ गई। तो तपस्या के लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी। अब दिल्ली से कनाडा आने की बात हो रही है तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी मेरे लिए। और कनाडा जो है ये तो हमारे सपने में भी नहीं आता है। हमारे तो सपने भी इंडिया में ही घूमते रहते हैं, कहीं मनाली चल लेते हैं, कहीं शिमला चल लेते हैं या नैनीताल चले जाते हैं। तो कनाडा कौन सोचता है भाई। मेरे को तो कभी कनाडा के बारे में हमने तो सोचा ही नहीं था। तो जब हस्बैंड ने ऐसा कहा तो हमने कहा ठीक है भाई। अंदर तो मन में लड्डू फूट रहे थे कनाडा के नाम से, लेकिन दिमाग में हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, हम लोग कहाँ कनाडा जा सकते हैं। तो इसीलिए भाई मैं तो ना खुश भी थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स का भी रिएक्शन यही वाला था, सेम मेरे जैसा ही, क्योंकि उन लोगों के लिए भी था कि भाई कनाडा जाने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो पेरेंट्स को कई दिनों तक समझाने के बाद फाइनली पेरेंट्स मान गए और उन्होंने परमिशन दे दी कि चलो भाई ठीक है कर लो ट्राई। मैंने भी कह दिया कि भाई हाँ कर लो ट्राई, कौन सा कि हो ही जाना है, करके देख लो, कोशिश करने में क्या जाता है ना। तो फिर हस्बैंड ने शुरू कर दी कनाडा की तैयारी। कनाडा का हमें चाहिए था पीआर लेने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आइल्स का। आइल्स जो था वो 2 ऑर्गेनाइजेशन करा रही थी, एक तो थी आईडीपी और एक थी ब्रिटिश काउंसिल। आईडीपी यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हस्बैंड ने ब्रिटिश काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया और आइल्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने सीआरएस स्कोर कैलकुलेटर में अपना एक बार स्कोर का भी बेसिक आइडिया ले लिया कि अभी फिलहाल कितना स्कोर हमारा बन रहा है एज पर आर जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह है उसके बेस पर, और आइल्स के बाद फिर कितना एड ऑन हो सकता है। तो सीआरएस स्कोर कैलकुलेटर जब हम गूगल पर सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले वाला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। और उस पर जब हम सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर आएंगे तो यहाँ पर वो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप उसको जब आंसर करेंगे तो एकदम से सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो आप भी इस तरह से घर बैठे बैठे अपना सीआरएस स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी एज 30 इयर्स है या उससे कम है तो पीआर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है या जितनी ज़्यादा आपकी एज 30 से बढ़ती जाएगी आपको पीआर मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होते जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी थी कि अगर आप हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की एज 30 प्लस है और किसी दूसरे की एज 30 से कम है, तो जिसकी एज 30 से कम है अगर वो पीआर एप्लीकेशन में प्राइमरी एप्लीकेंट होगा तो आपका सीआरएस स्कोर जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर प्राइमरी एप्लीकेंट 30 प्लस वाला होगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपका भी कुछ ऐसा वाला केस है तो आप प्राइमरी एप्लीकेंट जो है फिर वो अपने स्पाउस को बना सकते हैं जिसकी लेस देन 30 एज है। हमारे सीआरएस स्कोर को देखकर मेरे हस्बैंड को ये आइडिया लग गया था कि अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई एक जना आइल्स क्लियर कर लेता है तो हमारा स्कोर कट ऑफ तक पहुंच जाएगा। आइल्स में 777 का स्कोर चाहिए होता है। तो हस्बैंड ने एग्जाम दिया अपना, तो उनके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो बैंड आ गया, लेकिन एक सब्जेक्ट यानी कि राइटिंग में उनका 6.5 आ गया। तो फिर उन्होंने फिर से एग्जाम दिया, फिर से 6.5 आया, फिर से एग्जाम दिया, फिर से 6.5, ऐसे करते करते उन्होंने 3-4 बार एग्जाम दिया
और उनके हर बार राइटिंग में 6.5 पे आ जा रहे थे, 0.5 मार्क्स से उनका रह जा रहा था, वो क्लियर नहीं हो रहा था। इतनी बार एग्जाम देने के बाद जब उनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो भाई हम लोग जो फैमिली मेंबर्स थे हम सब मना करने लगे कि अब आप क्यों दे रहे हो बार बार, जब क्लियर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। और वैसे भी एक एग्जाम देने का उस टाइम पर 12,000 के अराउंड लगता था फीस, तो इतनी बार वो दे चुके थे तो हम सब मना करने लगे कि भाई क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, बेकार में टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट हो रहा है। तो ये माने नहीं, इन्होंने तो जैसे ठान ही ली थी कि इनको तो भाई क्लियर करना है। मुझे कहने लगे कि तुम कर लो, मेरा नहीं हो रहा है तो क्लियर। मैंने तो हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरा तो जरूर हो लिया क्लियर, मैंने नहीं करने पैसे वैसे वेस्ट, तो मैंने तो करा नहीं फिर ना। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब ब्रिटिश काउंसिल से करके देख लिया, क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा करते हैं आईडीपी से करके देख लेते हैं। तो फिर इन्होंने आईडीपी में रजिस्ट्रेशन करके वहां पर एग्जाम दिया, तो वहां पर भी इनके 6.5 आए। अब यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर इस बार पता नहीं अचानक से उनको क्या चीज क्लिक करी, उन्होंने सोचा कि रीचेकिंग करवा के देख लेते हैं, हो सकता है कि उसमें निकल जाए। रीचेकिंग के 6500 फीस लगती थी, तो इन्होंने रीचेकिंग करवाई और फाइनली लकीली इनका 2 साल के बाद एग्जाम निकला। इनके पूरे 777-8 का बैंड इन्होंने अचीव किया और इस तरह से हमारा पहला पड़ाव 2 साल के बाद कंप्लीट हुआ। आइल्स क्लियर करने के बाद दूसरा स्टेप था ECA का, यानी कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। ये हमने करवाया था WES की साइट से, यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। ये साइट कुछ ऐसी दिखती है, आप इसे ओपन करेंगे, सबसे नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, वहां से स्टार्ट कर देना है, इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, तो आपका जो ये फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आपको 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब की मार्कशीट आपको देनी होती है, प्लस कॉलेजेस से आपको ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट लेकर वो आपको सबमिट करनी होती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को इवेलुएट करके हमें बताती है कि इंडिया में की गई हमारी बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कनाडा में कौन सी डिग्री के इक्विवेलेंट है। जैसे अगर आप मेरे हस्बैंड का ये इवैल्यूएशन शीट देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो उनकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो कनाडा की 4 इयर्स की बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट है, प्लस इंडिया में की गई उनकी MBA कनाडा में की गई MBA के इक्विवेलेंट है। तो ये काम करता है WES। मेरे हस्बैंड ने आइल्स स्टार्ट किया 2016 में और उसको क्लियर किया 2018 में। इस बीच में यानी कि 2017 में हमने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये अरेंज करी और हमने WES में भेजकर अपना इवैल्यूएशन कराया। WES को हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले थे 8 जनवरी 2018 को और 25 जनवरी 2018 को हमें मेल आ गया था कि हमारा इवैल्यूएशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो जी 17 दिनों में WES ने हमारा इवैल्यूएशन करके दे दिया। उनको इवैल्यूएशन करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को ना डॉक्यूमेंट्स यानी कि ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये सब अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इवैल्यूएशन तो हो गया था लेकिन आइल्स क्लियर हुआ नहीं था, तो बस अब उसको क्लियर होने का इंतजार कर रहे थे और जनवरी के बाद सितंबर में जाकर मेरे हस्बैंड का आइल्स फाइनली क्लियर हुआ। भाई लड़के को मानना पड़ेगा, लगे रहे 2 साल तक पर आइल्स क्लियर कर ही दिया। 2 साल में ही सही, यानी कि देर से ही सही, पर हो गया। थर्ड स्टेप है प्रोफाइल क्रिएशन फॉर ITA, इन्विटेशन टू अप्लाई। कनाडा की साइट पर जाकर हमने प्रोफाइल क्रिएट किया और सबमिट कर दिया। उसके बाद हम इन्विटेशन आने का वेट करने लगे। इसी बीच हम बाकी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में लग गए, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, वो हमारा नहीं बना हुआ था तो हमने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर हमें वो बनवाया। प्रूफ ऑफ फंड्स हमें दिखाने थे तो 10 लाख रुपए दिखाने थे हमें अपने अकाउंट पे, हमने वो एक लेटर अपनी ब्रांच से बनवाया। और 6 मंथ पुरानी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए थी, वो हमने रेडी कर ली। और हाँ, पासपोर्ट, हमारा जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर होने वाला था, हमें वो रिन्यू करवाना था। तो जब तक ये सारे काम हमारे निपटे, इतने में हमारा इन्विटेशन टू अप्लाई आ गया। 2018 में जब हमने अप्लाई किया था उस वक्त कट ऑफ गया था 440 और हमारा CRS स्कोर था 442। फिर क्या, फिर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करे। जो डॉक्यूमेंट्स हमने क्या क्या सबमिट करे, एक तो हमने आइल्स का स्कोर कार्ड हमने सबमिट करा था, प्लस हमने EC, ये जो हमारा इवैल्यूएशन हुआ था WES की साइट से, वो हमने सबमिट करा। और हमने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर वो हमने सबमिट करा।
और पुलिस क्लियरेंस चेक यानी कि पीसीसी वो एक हमने सबमिट करा था। और पर्सनल डॉक्यूमेंट में हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट हमने सबमिट करा और बर्थ सर्टिफिकेट हमें देना था वो हमने सबमिट करा, प्लस हमने उसकी जो भी फीस थी हमने वो फीस दी। और एक डॉक्यूमेंट और था पासपोर्ट हमने सबमिट करा। फिर बारी आई मेडिकल एग्जाम की। तो मेडिकल एग्जाम के लिए उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑथोराइज किए हुए थे, उन्हीं में से एक हॉस्पिटल में हमने अपना मेडिकल करा लिया। हॉस्पिटल वालों ने जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट थी उसको सील पैक करके डायरेक्ट ही फॉरवर्ड कर दिया था, हम लोगों को वो रिपोर्ट मिली नहीं थी। तो ना उस टाइम पर भी बड़ा डर लग रहा था कि भाई मेडिकल में ही ना रह जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि भाई हेल्थ का तो पता नहीं होता ना, हमें तो पता ही नहीं होता कहाँ क्या गड़बड़ चल रही है, हम तो अपना चल रहे होते हैं आराम से। मुझे ना एक फनी बात याद आई, बताती हूँ मैं आपको। मेरा ना हेमोग्लोबिन जो है वो अक्सर कम ही रहता था। तो मेडिकल होने वाला था हमारा 1 महीने के बाद ना। हस्बैंड को पता था कि भाई तपस्या का हेमोग्लोबिन तो कम रहता है और इस वजह से हो सकता है कि हमारा जो है कैंसिल हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट तो फिर क्लियर होगी नहीं। तो उन्होंने 1 महीना पहले से ही मुझे गाजर, चुकंदर, टमाटर इसका ना जूस बना के पिलाना शुरू करा, ताकि मेरा हेमोग्लोबिन जो है वो सही आए, रिपोर्ट में सही आए और कुछ मतलब कैंसिल ना हो हमारा ना PR। तो इस तरह से वो मुझे डेली बनाकर देते थे और जब मैं घर पर होती थी तो आराम से पी लेती थी और जब ऑफिस जाती थी तो मुझे थर्मस में डालकर देते थे। और मैंने 1 महीने तक वो पिया और फिर मेडिकल हुआ तो उसमें सब हेमोग्लोबिन वगैरह सही आ गया था। और पता है उस दिन के बाद से, जिस दिन से वो रिपोर्ट मतलब कि क्लियर हो गई, उस दिन के बाद से आज तक कोई जूस नहीं मिला मुझे। आज तक कोई जूस बनाकर नहीं पिलाया, बस वो तभी बनाकर पिलाया था उन्होंने। चलो खैर, तो ऐसी फनी बात याद आ गई तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी मैंने। लेकिन ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा है कि भाई आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है और आपका मेडिकल होने वाला है तो आप भी भैया खाइए, जूस पीजिए। उस टाइम पर ना इतना ज़्यादा टेंशन का माहौल रहता है, ऐसा डर लग रहा होता है ना कि किसी भी छोटी सी चीज़ की वजह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। मतलब कि जब से एप्लीकेशन सबमिट करिए तब से लेकर जब तक कि वो लेटर नहीं आ जाता तब तक ना धक धक लगी हुई होती है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी रीज़न से हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन थैंकफुली हमारा जो एप्लीकेशन थी वो ठीक से हो गई थी, सब उसमें सब कुछ ठीक था, कुछ गड़बड़ नहीं थी। इसलिए 25 मार्च 2019 को हमारे को मिल गया वो लेटर, वो मेल हमें मिल गई जिसमें कि हमें COPR मिल गया था, यानी कि कन्फर्मेशन ऑफ PR। तब जाके सांस में सांस आई। COPR का लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है, हमें उसको बहुत संभाल के रखना होता है। संभाल के रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको लैमिनेट करके संभाल के रखें, क्योंकि ऐसा करने से वो इनवैलिड हो जाता है और आपको उसको बस जैसा वो आया है, आपको मिला है, आपको एज इट इज़ ही रखना होता है। यहाँ कनाडा पर जब आपकी लैंडिंग होती है तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वो आपसे वही लेटर मांगता है और स्टैंपिंग करते वक्त आपको कहा जाता है, या हमें कहा था उन्होंने ऐसा कि ये लेटर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट लेटर है, आप इसको बिल्कुल संभाल के रखिएगा तब तक जब तक कि आपका PR कार्ड आपको नहीं मिल जाता। फिर पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर की मेल आई वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो हम फिर दिल्ली के VFS ग्लोबल ऑफिस में अपना पासपोर्ट फ़ोटोज़, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होती हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि कितने इंच की हमें फ़ोटो बनवानी है, अपना उसका ना डायमेंशंस दे रखी होती हैं, तो उस हिसाब से फिर वो फ़ोटो और COPR का लेटर लेकर हम चले गए और वहाँ जाके हमने वो सबमिट कर दिया। और कुछ दिनों के बाद हमें शायद बायोमेट्रिक के लिए भी बुलाया गया था, तो हम फिर वो भी कर आ गए थे और उसके कुछ दिनों के बाद हमें मिल गया हमारा वीज़ा। तो जी इस तरह से 2016 को ये कहानी शुरू हुई और 17 जून 2019 को हमारी लैंडिंग हुई कनाडा में, यानी कि पूरे 3 साल लगे उस प्रोसेस में और अब हमें यहाँ आए हुए भी 17 तारीख को 3 साल पूरे हो जाएंगे और हम एलिजिबल हो जाएंगे कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए। टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और आज 3 साल के बाद मैं आप सबके साथ जब ये सारी स्टोरी, अपनी PR स्टोरी शेयर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही की तो बात है। अरे हाँ, अभी तो हम ये सब कर रहे थे, अभी तो ये कर रहे थे, अभी तो तैयारियां कर रहे थे और देखो इतना टाइम हो गया यहाँ आए हुए हमें। यहाँ लैंडिंग के बाद हमारी जर्नी कैसी रही, एज न्यू इमिग्रेंट हमें क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या स्ट्रगल्स हुए और अब 3 साल होने के बाद हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, हम सेटल हुए या नहीं,
इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आप देखते रहिए स्माइल विद तपस्या का चैनल, क्योंकि अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ ये सब भी शेयर करूंगी। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।